नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। जब आप थक जाते हैं, हताश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, तब आप जाते हैं अदालत, इस उम्मीद में कि आपको वहाँ पर न्याय मिलेगा, क्योंकि आप सारी ताकतें लगा के हार जाते हैं और सामने वाले का आप कुछ उखाड़ नहीं पाते। तब मजबूरन आपको एक ही रास्ता दिखता है, वो है अदालत का। आज की तारीख में बहुत सारे केसेस मुझ पे चल रही हैं। जब भी मैंने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई है, उसकी नीतियों का विरोध किया है, तो कहीं न कहीं देश के कोने में एक एफआईआर और एक केस ज़रूर दर्ज हो जाती है। कोई बात नहीं, कानूनी प्रक्रिया है, कानून का सम्मान है और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन इस केसेस की आड़ में अगर वो सोचते हैं कि विनय दुबे की आवाज़ को बंद कर दिया जाएगा, उस आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाएगा जो हमारी गलत नीतियों का विरोध करता है, तो मेरे हिसाब से ये नामुमकिन है। आप सोचिए, मैं जब शुरुआती दौर के सामाजिक जीवन में था, केवल मुंबई और महाराष्ट्र तक मैं सीमित था। उस महाराष्ट्र में जब उत्तर भारतीयों को मराठी भाइयों द्वारा मारपीट किया जाता था और ख़ास तौर पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा पीटा जाता था, तब किसी भी उत्तर भारतीय में इतनी ताकत नहीं थी कि वो माननीय सम्माननीय राज साहब ठाकरे जी के पास जाए और उनसे पूछ ले कि आप उत्तर भारतीयों को क्यों मारते हैं। ठाणे से है, यहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का उत्तर भारतीयों पर कहर बरपा है। ठाणे स्टेशन पर एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने फेरी वालों की पिटाई की है, उनकी ठेलियां तोड़ डाली हैं, रेडियो को फेंक डाला गया है। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने ठाणे रेलवे स्टेशन के पास जमकर तोड़फोड़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एमएनएस की इस गुंडागर्दी से उत्तर भारतीयों का धंधा खत्म हो गया। दरअसल फेरी वालों की दुकानें ठाणे स्टेशन से काफी करीब थी और एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने फेरी वालों को 15 दिन पहले ये जगह खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। और किस तरह से गुंडागर्दी हुई, इसकी तस्वीरें, ठाणे की तस्वीरें आप ये इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं वो नवयुवक था, एक सामाजिक जीवन की मेरी शुरुआत थी जब मैंने राज ठाकरे जी के बंगले पर बैठकर उनसे ये सवाल पूछा था कि आखिर आप उत्तर भारतीयों को मारते क्यों हैं, हाथ क्यों उठाते हैं। मैं उस समय भी उस बंगले में पैर रखते समय भी नहीं घबराया, क्योंकि मुझे पता था सामने एक बुद्धिमान, एक समझदार इंसान है और मेरे सवाल का जवाब केवल वो एक इंसान ही दे सकता है जिसका नाम सम्माननीय राज साहब ठाकरे है। मैं उस समय नहीं घबराया और राज ठाकरे जी को बाकायदा पूछा, उनके घर में बैठकर उन्होंने मुझे बाकायदा समझाया कि आखिर उनका टकराव कहाँ पर है। सारी चीज़ समझने के बाद मुझे ये लगा कि शायद राज ठाकरे जी की जो बात है वो तमाम देश तक पहुँचनी चाहिए। मैंने उन्हें आमंत्रित किया कि आप मेरे मंच पर आइए और यही जो चीज़ आप मुझे समझा रहे हैं, ये खुले मंच से देश के करोड़ों जनता को समझाइए। मैंने निवेदन किया और वो आए भी। वो दिन था दिसंबर 2018 का, जब वो आए और उन्होंने मेरा नाम लेकर मुझे कौतुक किया। आश्चर्यचकित रहें कि पहली बार कोई उत्तर भारतीय समाज का लड़का मेरे बंगले पर आकर मुझसे पूछा, बैठकर मेरे आंखों में आंखें डालकर, कि आखिर आप उत्तर भारतीयों को क्यों मारते हैं। तो विनय दुबे जी और उनके सहकारी जो है थे, वो मेरे पास आए। उन्होंने मुझे ये कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार के जो लोग हैं उनके बीच में जो गलतफहमियां हैं, आपने कहा कुछ और है, उनको बताया कुछ और है। बीच में जो कोई आंदोलन हुए, उसमें जो कोई मारपीट हुई वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ों के ऊपर कुछ प्रश्न हैं। तो अगर आप स्वयं आके वहाँ पे बात करें उन लोगों के साथ तो बेहतर होगा। तो मैं वही विनय दुबे हूँ जो लगातार गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते रहा। जब मेरा थोड़ा सा स्तर बढ़ा, लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं जनहित की बात कर रहा हूँ, उसके काम कर रहा हूँ, तो मैंने अपना दायरा बढ़ाया। जब नरेंद्र मोदी जी दिसंबर 2018 में कल्याण के मेट्रो का उद्घाटन के लिए आए थे,
तो मैंने केवल अपने सोशल मीडिया से एक चेतावनी दी थी कि अगर इस कल्याण की धरती पर नरेंद्र मोदी जी कदम रखेंगे तो विनय दुबे उन्हें काला झंडा दिखाएगा। इस घोषणा के 2 दिन बाद ही मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है और पूरी पुलिस फोर्स मुझे काला झंडा न दिखा पाए इसके लिए तैयारी कर लेती है। उस समय महाराष्ट्र की सरकार भाजपा के हाथों में थी और देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे। उस दौरान भी मैं डरा नहीं, जेल चला गया, लेकिन अगले ही दिन वापस भी आ गया। उस समय भी मेरे हौसले बुलंद थे। उसके बावजूद जब देश के अंदर कोरोना जैसा महामारी फैल रहा था और सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, दिहाड़ी मजदूर जो मुंबई में फंसे हुए थे वो बेचारे तड़प रहे थे अन्न के लिए, अपने परिवार से मिलने के लिए। उस तकलीफ़ में रहने वाले मज़दूरों की आवाज़ बनकर जब पूरा देश लॉकडाउन में था, आप घर से अगर सब्जी लेने भी निकल रहे थे तो आपका पिछवाड़ा लाल कर दिया जाता था पुलिस की लाठियों की वजह से। उस स्थिति में जब एक कुत्ता भी सड़क पर घूमने से घबरा रहा था, उस कड़क लॉकडाउन में भी बांद्रा में मज़दूरों का आंदोलन होता है और उसमें मेरी गिरफ्तारी होती है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मुंबई पुलिस ने मजदूरों को भड़काने के आरोप में विनय दुबे नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। विनय को 21 अप्रैल तक हिरासत में भेज दिया गया। विनय दुबे का एक वीडियो खूब वायरल हुआ जिसमें वो ये कह रहा है कि 40 बसें मुंबई में तैयार हैं जो 1800 मजदूरों को ले जाएंगी और इसके लिए उसे सरकार की परमिशन की जरूरत है। विनय को मजदूरों के भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आपको याद होगा बांद्रा में जबरदस्त मजदूरों की, हजारों मजदूरों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी और ये सोशल डिस्टेंसिंग का साफ साफ खुलेआम उल्लंघन था। मेरी आवाज़ इतनी बुलंद होती है कि सारे समाचार चैनल लगातार 3 दिनों तक मजदूरों की बात करते हैं और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जैसे ताकतवर इंसान को भी घुटने पे ला दिया जाता है। मेरा जो उद्देश्य था इस आंदोलन से जुड़ने का, इसका आगाज़ करने का, वो केवल इतना ही था कि मज़दूर जो हैं अपने घरों तक वापस चले जाएं, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से मिल लेवें। और एक ताकतवर सरकार को केवल 3 दिन के अंदर हमने झुकाया और नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को श्रमिक ट्रेनें और बसों की परमिशन देनी पड़ी और लाखों की संख्या में मज़दूर जो बिछड़े हुए थे अपने बच्चों से, अपने माँ से, अपने पिताजी से, अपने पत्नी से, वो सुखपूर्वक अपने घरों को वापस लौटे। बहुत से लोग पैदल गए, कितने ही लोगों की दर्दनाक मौतें हुई, लेकिन कहीं न कहीं वो शुरुआत, वो चिंगारी बांद्रा में रेलवे स्टेशन के बाहर मुंबई में हुए मज़दूर आंदोलन की वजह से हुई। ये सारा घटनाक्रम करते हुए मैं तनिक भी, थोड़ा भी घबराया नहीं था। आज यही आवाज़ को बंद करने के लिए बार बार कोशिशें सरकार की तरफ से की जाती है। जब नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेरा कुछ बिगाड़ ना पाई तो अब उसके मालिक सामने आ चुके हैं, वो खुद मैदान में उतर चुके हैं और शायद देश का मैं वो सौभाग्यशाली, वो क्रांतिकारी, वो सबसे ताकतवर सामाजिक कार्यकर्ता बन चुका हूँ पिछले 2 साल की मेहनत के अंदर कि आज खुद मेरा जो केस है, वो खुद सामने जो लड़ रहे हैं वो गौतम अडानी खुद हैं। उनकी कंपनी का मैंने पोल खोल किया था। हरियाणा के नौलथा गांव में जिस तरह से अनाज का भंडारण करने के लिए एक केंद्र बनाया जा रहा था, उसका स्ट्रिंग ऑपरेशन करके मैंने दुनिया के सामने रखा। आप तमाम लोगों ने वीडियो देखी। उस वीडियो के बाद खुद गौतम अडानी ने मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा किया है और कोविड में होने के कारण पिछले 1.5 महीने से मैं कोरोना पॉजिटिव था, जिसके कारण मेरा इलाज चल रहा था। उस दौरान मैं कोर्ट में उपस्थित ना हो पाया, जिसके कारण आज मुझे अरेस्ट वारंट जारी किया गया है और इस वारंट के संबंध में मैं न्यायालय में जाकर सरेंडर करूंगा, न्यायपालिका के समक्ष जाऊंगा और अपनी बात वहां पे रखूंगा कि आखिर मैंने किस उद्देश्य से ये स्टिंग ऑपरेशन किया और इस स्टिंग ऑपरेशन में क्या क्या टेक्निकल चीज़ें हैं वो कोर्ट के समक्ष रखूंगा। उसके बाद माननीय न्यायालय फैसला करेगा और 15 मार्च को मेरी अगली सुनवाई है अहमदाबाद कोर्ट में और वहाँ पर मैं सरेंडर करूँगा और अपनी ज़मानत के लिए एक अर्जी कोर्ट के सामने दूंगा। बात यहाँ सरेंडर या अर्जी या गिरफ्तारी की नहीं है। मैं जो निवेदन करना चाहता हूँ आप तमाम लोगों से, वो केवल इतना है कि अगर विनय दुबे रहे ना रहे, चाहे उसको जेल हो जाए चाहे उसको बेल हो जाए, दोनों ही सूरत में
ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये आपके घर के बेटी और रोटी की है। अगर आज इस मामले पर आप शांत हो जाएंगे या चुप हो जाएंगे तो कल को आने वाला भविष्य जो है वो अंधकार में है, क्योंकि हमारी देश की सरकार इतनी हल्की है कि कोई भी कारोबारी उसे अपने जेबों में भर रखा है। हमारी सरकार की इतनी औकात नहीं है कि वो कोई फैसले उद्योगपतियों से बिना पूछे कर सके। आज पूरी तरह से जो दलाल सरकार है, जो निकम्मी सरकार है, वो उद्योगपतियों की कठपुतली हो चुकी है। अब तो ये हो चुका है कि आज तक तो मैं सरकार से लड़ता था, अब सरकार के जो खुद मालिक हैं वो मैदान में उतर चुके हैं। अब ये लड़ाई सरकार के मालिकों से और विनय दुबे से सीधे सीधे है, वो भी न्यायालय के अंदर। तो मैं तैयार हूँ पूरे डंके की चोट पर अपनी मेहनत से, सारे लोगों के सहयोग से ये लड़ाई में लड़ूंगा। लेकिन एक ही निवेदन है, आप लोग शांत न बैठिएगा, मेरे साथ चाहे जो भी हो, लेकिन आवाज़ उठाते रहिए। ये देश को बचाना एकमात्र उद्देश्य है, आपका भी और मेरा भी। मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ आपके लिए, कृपया इस लड़ाई को कमज़ोर ना होने देना। और चाहे फैसला 15 मार्च को कुछ भी हो, ये लड़ाई